नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं एसएमई और स्टार्टअप की दुनिया का सबसे बड़ा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। अगले आधे घंटे में हम जायजा लेंगे स्टार्टअप की दुनिया का और नजर डालेंगे यहां पक रहे नए नए बिजनेस आइडियाज और इनोवेशंस पर। स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ देश का पहला इनोवेशन फेस्टिवल इनोफेस्ट पहुंचा हैदराबाद। प्रोटोटाइप, वर्किंग मॉडल और ग्रासरूट इनोवेशन की झलक इस मेले में दिखी, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स एक ही मंच पर अपने आइडियाज शेयर करते दिखे और सीएनबीसी आवाज इन्हीं आइडियाज को और बढ़ावा देने वहां पहुंचा ताकि आप भी जान सके कि इंडिया कैन इनोवेट। इनोफेस्ट की खासियत यही है कि यहाँ पर हर तरीके के इनोवेशंस दिखाई देते हैं अलग अलग फील्ड्स में। और हम आपके सामने अब पेश करने वाले हैं एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा और इसके इनोवेटर है राहुल गायम। राहुल, बताइए इस ऑटो रिक्शा के बारे में। हाँ, ये ऑटो रिक्शा लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी से चलता है। इसमें एक पावरफुल इंडक्शन मोटर है जो 6 किलोवाट का कैपेसिटी का है। तो आपको बिल्कुल सीएनजी या पेट्रोल व्हीकल जैसा ऑटो जैसा आपको पिकअप और टॉप स्पीड मिलेगा। इसमें एक बार चार्ज करने में 100 से 120 किलोमीटर चलेगा। 3 घंटे लगेंगे इसके पूरे चार्ज होने के लिए। और फ्यूचर में हम बैटरी चार्जिंग नेटवर्क भी डिप्लॉय करेंगे। मैं आपसे यही पूछने वाली थी क्योंकि इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत किसी भी इलेक्ट्रिक कार की है कि चार्ज कहाँ पर होगा, तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, तो एक तो हम 3 घंटे में चार्जिंग फुली चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार के लिए 6 घंटे लगेंगे। और फ्यूचर में हम एक बैटरी स्वैपिंग कम चार्जिंग स्टेशन डिप्लॉय करेंगे, जहाँ पर यूज्ड बैटरी को आप रिमूव करके फुली चार्ज बैटरी को 2 मिनट के अंदर आप लगा सकते हैं, ताकि आपके माइलेज 200 से बढ़े। मुझे ये बताइए कि क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब एनवायरमेंटली काफी सेफ है, लेकिन क्या ये फाइनेंशियली फिर वायबल है? हाँ, ये फाइनेंशियली बिल्कुल वायबल है। हम इसका प्राइस 2 लाख मीट करने के लिए ट्राई करेंगे और आपको 50 पैसे से कम पड़ेगा 1 किलोमीटर के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका। आप पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कंपेयर करें तो कम से कम सीएनजी 1 रुपये 50 पैसा लगेगा आपको। विकलांगों की स्कूटर ऐसी होती है जहां पर हम देखते हैं पीछे सपोर्ट देने के लिए 2 एक्स्ट्रा टायर्स दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी गाड़ियों में वो काफी भारी होती है और अगर आपने रिवर्स करना हो तो बहुत मुश्किल का काम है। एक इनोवेशन यही किया गया है सेंट मार्टिन्स के बच्चों ने कि इस गाड़ी में एक रिवर्स गियर डाला गया है। तो बहुत ही हल्के से एक्सेलरेशन पर यह गाड़ी आराम से पीछे चली जाती है। मिलते हैं उन्हीं स्टूडेंट से जिन्होंने ये नयापन लाया है इस गाड़ी में। इस स्कूटर के इनोवेटर्स मेरे साथ हैं सेंट मार्टिन्स इंजीनियरिंग कॉलेज के समीर और किरण। मैं आप दोनों से यही समझना चाहूंगी, ये जो आपने रिवर्स मैकेनिज्म स्कूटर में डाला है, ये आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह का कुछ इनोवेशन आप कर सकते हैं? पहले हम जब थोड़े फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले को देखते थे, उनको थोड़ी तकलीफ होती थी कि जब उनको गाड़ी पीछे लगानी पड़ती थी तो उनको कोई दूसरे जनों की सहायता लेनी पड़ती थी। वो उनको पूछने के लिए भी थोड़ा सोचते थे और अगर वो समय में कोई भी उधर नहीं था तो उनको बहुत दिक्कत होती थी। इसीलिए हमने थोड़े जनों से बात की और पूछा कि उनकी सोच क्या थी जब हमें अगर उससे एक रिवर्स मैकेनिज्म का नया इनोवेशन लगा देंगे तो इस पर हमने थोड़ा रिसर्च और पूरा किया और इस आइडिया से हम आए। ओके, और एग्जैक्टली फिर आपने क्या इसमें एडिशनल डाला है, क्योंकि मेरे ख्याल में एक और एक्स्ट्रा बैटरी लगाई है आपने इसको चार्ज करने के लिए?
नहीं, ये जस्ट वी kept on a wheel, externally wheel. Actually, basically we have two wheels for handicap vehicle. We just introduced on only one wheel. It is BLDC motor and it runs on external battery source and it is one driving shaft and one is a free wheel. लेकिन अब इसको बनाने में फिर क्या कॉस्ट लगा है और क्या फिर आपने एक्स्ट्रा डालने की जरूरत थी इसमें? ये पहले से ही अगर फिजिकल हैंडीकैप को क्या हुआ तो उनको पहले से ये 2 व्हील लगाई जाती है बैलेंस के लिए। हमने जो किया था एक BLDC मोटर ले लिया और एक नॉर्मल व्हील को उससे रिप्लेस कर दिया और उसके पावर सप्लाई के लिए 4 बैटरी यूज करी है। तो इससे हमें क्या होता बोले तो जो इसका बैटरी और पावर सप्लाई है उसको एक अलग इग्निशन रहता जिससे वो जब चाहे वो अपनी रिवर्स मैकेनिज्म का व्हील एक्टिवेट कर लिए। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ, मैं भी आप बता सके, अगर इसे आपने मार्केट में उतारना है, आप अपने फाइनल ईयर में थे जब आप ये बना रहे थे, हाँ। तो अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? कितना कॉस्ट होगा अगर किसी फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को यही अपैरेटस अपनी गाड़ी में लगवाना है तो? प्रेजेंट मार्केट में अभी 2 व्हील लगाना, हैंडीकैप व्हीकल 2 व्हील लगाना है तो इसको कॉस्ट पड़ेगा 16,000। तो अभी हम ये मैकेनिज्म, ये रिवर्स मैकेनिज्म केवल आपको 25,000 to 30,000 आप इसी रेट में पड़े। और क्या इरादा है फिर, ये कब तक फिर आप मार्केट में ला पाएंगे? इसको कैसे और फाइन ट्यून करना है? जस्ट वी आर ट्राइंग, इट इज स्टिल इन R&D एंड ये पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बैटरी वायर्स कुछ सब अंदर लगाते और इट विल बी सो मच इजी टू रिमूव एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस टू एवरी व्हीकल लाइक बुलेट कार। तो मुझे अब ये बताइए फिर समीर, आखिर में व्हाट इज योर ड्रीम? यू डन वन इनोवेशन, इस तरह के क्या आप और नए इनोवेशंस करेंगे? किस तरह की हेल्प चाहिए, एडिशनल सपोर्ट चाहिए आपको? जो भी इनोवेशन करनी है हमें पहले एक सोसाइटी से स्टार्ट किया था क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। तो सोचे कि हम अगर इसके जो अप्रिसिएशन हमको अब मिल रही है तो हम सोचे कि इसी ट्रैक पर चले ताकि दूसरों को भी सहायता और कुछ नया भी मिले इसमें से। अगर हमको इस बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली जो हमारे दोस्त ने बोला कि 25 हुआ, हम इसे और भी R&D करके इसे अभी कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर इससे हमको कुछ फाइनेंशियल भी एड मिल गई तो ये इजी से हो जाएगा ताकि सब इसको अफोर्ड कर सकें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और अब जाते जाते एक बार दिखा दीजिए कि कितना ये रिवर्स में जा सकती है। इन यंग इनोवेटर्स को देख ये साफ है कि भारत इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी की रेस में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इनोवेशन सिर्फ इंजीनियर्स तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में भी लोग हैं जो बिना किसी इंजीनियरिंग की डिग्री के इनोवेशन पर काम कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। इसी की एक झलक पेश करेंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर और इस हफ्ते हम आपके लेकर आ रहे हैं इनोफेस्ट हैदराबाद की झलकियां। गांव की झीलों और तालाबों में तेजी से फैलती जलकुंभी को साफ करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसको आसान बनाया है एक ऐसे शख्स ने जो ना ही इंजीनियर है और ना ही इसने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। कुछ ऐसे ही एग्री इनोवेटर से मेरी मुलाकात हुई इनोफेस्ट में। पल्ले सृजना एक ऐसी संस्था है जो ग्रास रूट इनोवेशंस को सपोर्ट करती है। इनोफेस्ट में हमने कई ऐसे एग्री इनोवेटर्स देखे हैं जिन्होंने अपनी दिक्कतों को एक जवाब ढूंढने के लिए या फिर वहां पर एक आंसर ढूंढने के लिए कुछ थोड़ा सा इनोवेशन किया है जो पूरी कम्युनिटी को फायदा दिला रहा है। हमारे साथ है पल्ले सृजना के ही ब्रिगेडियर गणेशम। गणेशम जी, हमने देखा काफी बढ़िया इनोवेशन यहाँ पर किए गए हैं, तो मुझे बताइए ये एग्जैक्टली मॉडल है क्या? ये इनोवेशन नरसिम्हा ने किया है, इनोवेटर है और ये गांव का है। और इन्होंने देखा है कि तालाबों में हाइसिंथ, इसको इंग्लिश हाइसिंथ बोलते हैं, ये फैलता जाता है और पानी पूरा दिखता नहीं है, उसके नीचे वाला एक्वा लाइफ भी अफेक्ट होता है, उससे फिश बढ़ना या ब्लॉक होना, मच्छर बढ़ना ये सब होता है। तो उसके लिए ये फिशरमैन, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि कुछ तरीका निकालें कि आदमी निकालने से तो निकाल नहीं पाएगा। तो उसके लिए एक छोटा मशीन बनाया, वो मशीन से
वो मशीन आप अभी ऑपरेशन दिखा देंगे। हाइसिंथ को मशीन के पास लाते हैं, लाके उसको छोटा काट के फिर बाहर दे देते हैं, उसको डिस्पोज करने के है। छोटा इसलिए काटना पड़ता है कि बहुत हेवी होता है, उसका एवरेज वेट 500 टन होता है 1 एकड़ में। एंड ये इतना तेजी से बढ़ता है कि हर हफ्ते में डबल हो जाता है। तो अपनी काटने की जो रफ्तार है उसको अगर हम ज्यादा नहीं रखें, उससे नहीं रखें तो हम कट नहीं पाएंगे। तो ये जो बारीकी चीजें इनको समझ में आया और ये करके अपने तालाब में ही नहीं बाकी शहर के तालाबों में, गांव के नालच शहर के तालाबों के लिए इस्तेमाल हो गया। तो क्या ये वाकई में अब इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या इसका कॉस्ट होगा अगर किसी को ये अपने तालाब में लगाना है या फिर किसी गवर्नमेंट को इसे सोर्स करना है? ऑलरेडी इसका इस्तेमाल DHMC ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने किया है। हमने उनसे लिंक किया है, तो नरसिम्हा को 5 लेक्स का ऑर्डर दिया है। उस लेकों को इतना अच्छा किया है कि चारंग लोग बोलते हैं कि हमारे पिछले 50 साल में लेक को इतना अच्छा नहीं देखा। हैदराबाद की जो लेक्स हैं उसकी सफाई ये कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम किया है सर, कांग्रेचुलेशंस। ये जो अगला इनोवेशन है ये क्या है, एग्जैक्टली करता क्या है? ये इसको आंसू मशीन बोलते हैं। आंसू एक प्रोसेस है, मैन्युअली पोचमपल्ली सारी ट्रेडिशन के उसमें लेडीज करते हैं। वो हाथ से एक 12.5 किलोमीटर सिल्क धागा को कुछ 40+1 पिंस को घुमाने के लिए 9000 टाइम्स हाथ को घुमाना पड़ता है और वो बहुत सारा ड्रजरी वाला बहुत तकलीफ के काम है। मगर वो नहीं करने से साड़ी लूम पर नहीं जाएगा, वो पहला स्टेप है। तो उसी के लिए पूरे जितना भी 10,000 गांवों में हमारे लेडीज है इसमें वीविंग में, उन सब ये डेली ये ड्रजरी पिछला 60 साल से हो रहे हैं। सो हमें इनकी तकलीफ दूर करने के लिए एक बच्चे ने, उन्हीं फैमिली के एक बच्चे ने बोला है कि मेरा माँ का जो तकलीफ है उसको मैं कैसे दूर करूं, और दूर करने के लिए उन्होंने सोचा है कि मैं इसको ऑटोमेट करूंगा। एक 6 क्लास पढ़ा हुआ, गांव का पढ़ा हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको दूर करूंगा और 7 साल में ये मशीन बनाया जो आपके सामने है। और ये मशीन बिना आदमी के, बिना कोई अटेंडेंस के 1.5 आवर्स में जो काम कर सकती है और 2 रुपये इलेक्ट्रिसिटी से जो 5 आवर्स 9000 टाइम्स एक लेडी करती है, और उससे पूरे लेडीज के जितने भी व्यूअर्स है उनको परमानेंट ड्रजरी से निकल गए हैं। तो क्या ये जो महिलाएं अब इस मशीन को यूज कर रही हैं उनके हाथ कुछ दूसरा बेहतर काम लग पाया है? तो अभी एक्चुअली वीविंग में लूम के पास जाने से पहले बहुत सारा काम होता है, प्रीलूम काम होता है। उसमें पहले बार लेडीज क्या करते थे, इसी के ऊपर लगे रहते थे, तो प्रीलूम वर्क पूरा जेंट्स करते थे। अभी ये जैसे फ्री हो गए तो वो प्रीलूम वर्क जो जेंट्स करते ये लोग करने लगे। तो व्हाट द मेल विल डू, वो लूम पे 2 घंटा ज्यादा बैठता है, तो 2 घंटा ज्यादा बैठने से उनका 25% साड़ी आउटपुट बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से फायदा ही हुआ, हेल्थ अच्छा हो गया और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, नेगेटिविटी नहीं है। यानी कि सिर्फ एक 6 क्लास पास वाले आदमी की जो इनोवेशन इतनी बढ़िया है कि लोगों की जिंदगी बदल रही है और यहाँ पर लाइवलीहुड बदल रहा है। ये जो अगला इनोवेशन है, अगर आप हमें ये दिखा सके, ये मेरे ख्याल में खेतों में लगाया जाता है। खेतों में लोग किसान लोग अपनी सीड डालना चाहते हैं, सीड बोया जाता है। जब हाथ से बोते हैं या कोई सीड ड्रिल से बोते हैं और उसे सीड ड्रिल बोल दे तो उसका ट्रैक्टर चाहिए, कॉस्टली होता है, और हाथ से बोलने से टाइम लग जाता है। इनोवेटर बाबूराव है, वो गांव का है, उन्होंने सोचा कि ये तकलीफ जो है पूरा दूर कर दें। सो उन्होंने एक अच्छा मशीन बनाया जो मशीन बनाया जो ऐसे हाथ से खींचा जाता है। ये 2 आदमी, 1 आदमी खींच सकते हैं और 3 व्हील पे चलता है और इसमें 5 ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन है कि अब खींचते वक्त नीचे वाला एक जो प्लाउ जैसा है वो एक फरो बनाता है, उसके बाद सीड ड्रॉप ऑटोमेटिकली होता है, उसके बाद पीछे का जो प्लेट है वो फरो को बंद कर देता है। तो सीड को डाल दिया, बंद भी किया, एकदम काम खत्म हो गया। उसके बाद सीड के बीच, जो सीड डाला और दोनों को रो के बीच में कभी वीड होते हैं और वीड को हमें वहीं रहने छोड़ देते हैं तो बीज उग नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको वीड़ों को कुछ न कुछ संभाल के रखना है। इसलिए बाबूराव ने क्या सोचा है कि एक वीड सेट उसमें डालता है, जब ये मूव करते वक्त वो भी घूमता है और पीछे की जो रेड स्प्रेयर से वो वीड साइड वो 2 सीडों के रो के बीच में गिर जाता है, तो उससे वीड्स का कंट्रोल हो जाता है और सीड अच्छी तरह बाहर आ जाता है। तो एक ही मूवमेंट से आदमी खींचने से इतना सारा काम हो रहा है, कोई इंजन नहीं है, कोई पावर नहीं है और किसान को कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। ये अमेजिंग क्रिएशन बाय बाबूराव, ए विलेजर फ्रॉम विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे देखेंगे कैसे हैदराबाद बन रहा है दुनिया का स्टार्टअप हब।
आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अब राज्य सरकारें भी हरकत में आ गई हैं। कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा के बाद अब तेलंगाना सरकार भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आई है। हैदराबाद में देश के सबसे बड़े इंक्यूबेटर टी हब शुरू करने के बाद अब राज्य सरकार 100 करोड़ का नया फंड और खास कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। मैंने बात की तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव और आरएन कैपिटल पार्टनर्स के मोहनदास पाई से। तेलंगाना काफी मेहनत कर रहा है एक स्टार्टअप हब बनाने के लिए। टी हब जो आपने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है, ऐसी कौन सी दूसरी आप बड़े प्लान करने वाले हैं ताकि इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को तेलंगाना में भी बूस्ट मिले? नहीं, इनोवेशन के लिए सबसे अहम बात यह है कि एक फैसिलिटेटर के रूप में गवर्नमेंट अगर आगे सामने आए तो बहुत सारा फायदा हो सकता है। लोगों के पास बहुत सारे आइडिया हो सकते हैं, बट उनको एक प्रोडक्ट के रूप में अगर बाहर निकालना है, उभर के बाहर आना है, तो एक प्लेटफॉर्म बनाना है और टी हब वही प्लेटफॉर्म है। जब राज्य सरकारें ऐसे कदम उठाती हैं तो वो कितना बड़ा मूवमेंट में क्रिएट हो सकता है? जब हम कहते हैं कि भारत में स्टार्टअप पॉलिसी बनाने पर काम किया जाए, वो होपफुली दिसंबर तक आती हुई दिखाई देगी, ये कितना बड़ा इंसेंटिव रहेगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए? देखिए, भारत में अभी एक ज्यादा स्टार्टअप मूवमेंट शुरू हुआ है। भारत में अभी 18,000 स्टार्टअप्स है, $75 बिलियन का वैल्यू उन्होंने क्रिएट किया है और 3 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं। हमारा समझना है कि अगले 10 साल में स्टार्टअप्स 1 लाख स्टार्टअप्स भारत में होगी। $500 बिलियन माने तो 30 लाख करोड़ का वैल्यू होगा और 35 लाख लोग को काम मिलेगा। तो 10 साल में भारत सारे देश में जो मिडिल क्लास के लिए काम चाहिए, जॉब चाहिए, वो स्टार्टअप इंडस्ट्री से होगा, जैसे पिछले 10 साल में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री से हुआ। ये फर्स्ट फेज है टी हब का। जो आप फेज 2 में काम करने वाले हैं, उसमें राज्य सरकार कितना पैसा डालेगी और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें बता सकें। अल्टीमेटली अगर इस देश को तरक्की के रास्ते पे चलना है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत अहम है। हम तो यही मानते हैं कि सरकार का काम होता है कैटलिस्ट का काम। सरकार उससे ज्यादा अगर इंटरवीन होती है, इंटरफेयर करती है, तो भी अच्छी बात नहीं है। तो इनोवेशन में जितना ज्यादा मतलब आप फ्रीडम देते हो लोगों को, उतना ज्यादा ही फायदा पहुंचता है। बात है एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम बनाने की। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का भी प्लेयर आना चाहता है या सेटअप करना चाहता है तो उसको हम एनकरेज करेंगे, उसको हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और अपना खुद का भी अगर इंक्यूबेटर यहाँ चालू करना चाहता है, पूरी तरह से वेलकम है। पूरी तरह से स्टेट उनको भी सपोर्ट करेगी। एक सीड फंड की जो आपने बात कहा, उसमें हमारी सरकार भी पैसे डाल रही है और जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जिसका आपने जिक्र किया, उसके तहत हम लोग पूरा एक 100 करोड़ का फंड बना रहे हैं इनिशियली, जिसको आगे जाके हम 1000 करोड़ तक भी ले जाना चाहते हैं। भाई साहब, नेशनल लेवल पर आप लोगों ने एक 40 पॉइंट एजेंडा सरकार को दिया है, उसमें 2 चीजें वो कौन सी अहम है जो सरकार को फटाफट से अब लागू कर देनी चाहिए इसको एक्सेलरेट करने के लिए? देखिए, 2 चीजें ऐसी है कि जो स्टार्टअप धंधा करने के लिए, शुरू करने के लिए चाहते हैं, उनको 1 दिन में शुरू करना है। वो एक पहली बात है। और दूसरी बात है कि उनको जो पैसा मिलता है फॉरेन एक्सचेंज में, वो पैसा आने के लिए, जाने के लिए ईज करना है। मेरा आखिरी सवाल राव साहब आपसे ये रहेगा, फिर किन क्षेत्रों पर आप फिलहाल फोकस करेंगे? क्योंकि बैंगलोर में हमने देखा है टेक्नोलॉजी एनेबल स्टार्टअप्स कई सारे हैं। अब भारत सरकार का फोकस यही है कि मैन्युफैक्चरिंग को भी तवज्जो दिया जाए। आप कुछ ऐसे खास सेक्टर्स पर फोकस करना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप आज एक फील्ड तक सीमित नहीं है। आज टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो हर फील्ड में परमेट करती है, हर फील्ड में उसका प्रभाव है। एक तो है टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली, और इसके अलावा हम हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो आज टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस बस टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, हार्डवेयर में भी आ रहे हैं। जैसे और भी फील्ड हैं, जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग एक इंक्यूबेटर अभी चालू करने वाले हैं, एग्री इंक्यूबेटर उसका नाम है, और फूड प्रोसेसिंग में भी हमने कुछ सोचा है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, जैसे बिग डाटा है, डाटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है। इस सारे चीजों में, सारे फील्ड्स में तेलंगाना अपना खुद का कुछ काम चला रही है, और विच इज इन टैंडम विद डिजिटल इंडिया कैंपेन। एंड डेफिनेटली वी आर ऑल्सो अहेड ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन, बिकॉज हमारा एक और प्लान भी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हम घर घर तक इंटरनेट ब्रॉडबैंड के जरिए पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सारे ही चीज आगे 3 साल में हम कर दिखाएंगे। उम्मीद है कि बाकी राज्य भी फॉलो करेंगे। जैसा मैंने कहा, पूरा देश का भी तरक्की होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालने के लिए। शुक्रिया। इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी स्टार्टअप जगत की नई खबरों और नई आइडियाज के साथ। तब तक आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।